हेलो स्टूडेंट्स, मैं किरण फतेहपुरिया एसडीएस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं। आज हम देखते हैं पाश्चात्य राजनीतिक विचारक पुस्तक का प्रथम अध्याय, जिसका नाम है प्लेटो। सबसे पहले अपन प्लेटो का इंट्रोडक्शन देखते हैं, जीवन परिचय। इनका जन्म 427 ईसा पूर्व एथेंस में हुआ था। इनका पारिवारिक नाम एरिस्टोक्लीस था। इनके साथ एक घटना जुड़ी हुई है कि एथेंस में जनतांत्रिक सरकार थी, यानी जनता का शासन था। जनता का शासन होते हुए भी इनके गुरु थे जिनका नाम था सुकरात, और वहां गुरु सुकरात की एथेंस की जनतंत्रीय सरकार द्वारा हत्या कर दी गई, जबकि सुकरात निर्दोष थे, ऐसा प्लेटो का मानना था। तो गुरु के साथ गलत हुआ, जिसके कारण प्लेटो के हृदय को बहुत गहरा आघात पहुंचा और प्रजातंत्र और सक्रिय राजनीति दोनों से ही उनका विश्वास उठ गया। क्योंकि हम मानते हैं कि प्रजातंत्र में सबके साथ न्याय होता है, लेकिन गुरु सुकरात के साथ अन्याय हुआ था, तो इनका प्रजातंत्र पर से विश्वास उठ गया। इनको ये लगने लगा कि प्रजातंत्र में किसी के साथ न्याय नहीं होता है। तो ये घटना इनके साथ जुड़ी हुई थी, जिसके कारण प्लेटो जो है वो एक कल्पनावादी दार्शनिक बने आगे चलकर, और इन्होंने एक आदर्श राज्य का सिद्धांत दिया था कि राज्य कैसा होना चाहिए। एक आदर्श राज्य होना चाहिए जिसमें सबको न्याय मिलना चाहिए, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। वो अपन आगे देखेंगे। इसके अलावा इनका परिचय बतौर देखें तो 386 ईसा पूर्व में इन्होंने अकादमी की स्थापना की थी, जो कि यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय बना था। इन्होंने कई ग्रंथ भी लिखे हैं, जिनमें सबसे फेमस ग्रंथ है इनका द रिपब्लिक। 386 ईसा पूर्व में इसकी रचना की थी, और इसमें इन्होंने राजशास्त्र का काफी विस्तृत रूप से विवेचन किया है। इसी ग्रंथ में इन्होंने बताया है कि कैसे अच्छे मनुष्य और उसके अच्छे जीवन की समस्याओं पर कैसे विचार किया जा सकता है, कैसे उन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। तो इसके बारे में चर्चा की है। और शिक्षा के बारे में भी इस पुस्तक में इन्होंने काफी अच्छे अच्छे विचार दिए हैं, जिसके कारण रूसो नाम का एक पाश्चात्य विचारक है, उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि प्लेटो का जो रिपब्लिक ग्रंथ है वो राजनीति शास्त्र का ग्रंथ नहीं होकर शिक्षा पे लिखा हुआ एक सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। तो मतलब आप ये समझ सकते हैं कि इन्होंने इस पुस्तक में शिक्षा के बारे में भी बहुत अच्छे अच्छे विचार दिए हैं, और राजनीति के बारे में भी बहुत अच्छे अच्छे विचार दिए हैं। इसके अलावा द स्टेट्समैन, द लॉज, ये भी इनकी फेमस रचनाएं हैं, और अपोलॉजी, क्रीटो, चार्मिडीज, ऐसे करके इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। प्लेटो ने जो अपने विचार दिए हैं, उसमें इनका आधार ये है कि ये न्याय की स्थापना करना चाहते थे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि गुरु सुकरात के साथ अन्याय हुआ था, तो इनके दिल और दिमाग पे ये बात छाई हुई थी कि हर हाल में हर व्यक्ति के साथ न्याय होना चाहिए। तो ये न्याय की स्थापना करना चाहते थे, और न्याय की स्थापना करने के लिए इन्होंने एक आदर्श राज्य का सिद्धांत दिया। मैंने आपको ये पहले भी बताया है कि ये कल्पनावादी दार्शनिक थे, यानी कल्पनाएं करते रहते थे ऐसा होना चाहिए। वास्तविकता से कम सरोकार रखते थे, कल्पना में ज्यादा विश्वास रखते थे। तो इन्होंने एक आदर्श राज्य की कल्पना की थी कि एक ऐसा आदर्श राज्य हो जिसमें कि न्याय आधार हो। ये आपके सामने जो डायग्राम है, यही इनके सारे सिद्धांत है। इसमें इन्होंने आधार बनाया है न्याय को, यानी ये आदर्श राज्य में आधारभूत रूप से किसको महत्व दे रहे हैं? न्याय को। और न्याय को प्राप्त करने के लिए इन्होंने दो तरीके बताए हैं, जो इनके आदर्श राज्य की दो दीवारों के रूप में आपको दिखाई दे रहे हैं। एक तो शिक्षा, तो न्याय को प्राप्त करने के लिए शिक्षा को इन्होंने सकारात्मक साधन माना है, और दूसरा है साम्यवाद। साम्यवाद को इन्होंने नकारात्मक साधन माना है। तो आधार न्याय, शिक्षा और साम्यवाद सकारात्मक और नकारात्मक साधन, और इनके माध्यम से ये इनका उद्देश्य क्या है? ये किसकी स्थापना करना चाहते हैं? एक आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहते हैं। और ये चाहते हैं कि आदर्श राज्य में किसका शासन होना चाहिए? दार्शनिक राजा का शासन होना चाहिए। मतलब कि इन्होंने यहाँ पर जनतंत्र का समर्थन नहीं, बल्कि दार्शनिक राजा का समर्थन किया है, क्योंकि जनतंत्र पर से इनका उस समय विश्वास उठ गया था, क्योंकि गुरु सुकरात के साथ गलत हुआ था।
तो इन्होंने न्याय सिद्धांत, शिक्षा सिद्धांत, साम्यवाद का सिद्धांत, आदर्श राज्य का सिद्धांत और दार्शनिक राजा का सिद्धांत दिया है। अब वन बाय वन हम इन सिद्धांतों को पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं प्लेटो का न्याय सिद्धांत। प्लेटो की जो सबसे फेमस पुस्तक है रिपब्लिक, उसी में इन्होंने न्याय सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। तो जो रिपब्लिक पुस्तक है उसका केंद्रीय प्रश्न ही न्याय की व्याख्या और संप्राप्ति है, यानी इसमें इन्होंने न्याय पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला है, न्याय सिद्धांत का विस्तृत रूप से विवेचन किया है। तो प्लेटो ने क्या कहा है, न्याय क्या है? प्लेटो ने कहा है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति को वह उपलब्ध होना चाहिए जो उसको प्राप्य है, यानी जो व्यक्ति जिसको प्राप्त करने के योग्य है, यदि वह उसको प्राप्त हो जाता है वही उसके साथ क्या है, न्याय है। यदि प्राप्त हो रहा है तो न्याय हो रहा है, प्राप्त नहीं हो रहा है तो न्याय नहीं हो रहा है। तो समाज में प्रत्येक व्यक्ति को वही उपलब्ध होना चाहिए जो उसको प्राप्य है, यही न्याय है। अब अगर अपन वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में न्याय क्या है? वर्तमान में न्याय का मतलब है कानून के आधार पर न्यायाधीशों के द्वारा दिया जाने वाला निर्णय न्याय है। लेकिन प्लेटो का जो न्याय है, उन्होंने न्याय को नैतिक अर्थ के साथ जोड़ा था। इन्होंने कहा कि मनुष्यों के द्वारा कर्तव्यों का पालन किया जाना चाहिए, क्योंकि जब हर व्यक्ति अपने अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तभी तो समाज में व्यवस्था बनी रहेगी। तो इन्होंने न्याय को नैतिकता के साथ जोड़कर अपना न्याय सिद्धांत प्रस्तुत किया। प्लेटो ने जब अपना न्याय सिद्धांत दिया, इनसे पहले भी न्याय सिद्धांत प्रचलित था। ये आपके सामने जो डायग्राम है इसमें आप देखें कि इनसे पहले जो न्याय सिद्धांत था उसको इन्होंने नाम दिया है नकारात्मक न्याय सिद्धांत। ठीक है, तो जो पहले से न्याय सिद्धांत प्रचलित था नकारात्मक न्याय सिद्धांत, उसका तो इन्होंने खंडन किया और खुद का फिर एक अलग से न्याय सिद्धांत दिया जिसको नाम दिया सकारात्मक न्याय, अथवा हम उसको कह सकते हैं प्लेटो का न्याय सिद्धांत। तो इन्होंने सकारात्मक न्याय या प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है उसको मान्यता दी और नकारात्मक न्याय सिद्धांत का खंडन किया। तो देखते हैं ये नकारात्मक न्याय सिद्धांत क्या है। नकारात्मक न्याय यानी इनसे जो पहले न्याय सिद्धांत प्रचलित था वो 3 प्रकार का न्याय था। एक तो परंपरागत न्याय सिद्धांत, क्रांतिकारी या उग्रवादी न्याय का सिद्धांत और तीसरा व्यवहारवादी न्याय का सिद्धांत। तो ये 3 सिद्धांत उस समय प्रचलित थे। परंपरागत न्याय का सिद्धांत सेफेल्स और पॉलीमार्कस नाम के व्यक्तियों ने दिया था। न्याय का उग्रवादी सिद्धांत थ्रेसिमेकस नाम के व्यक्ति ने दिया था और न्याय का व्यवहारवादी सिद्धांत ग्लाका नाम के व्यक्ति ने दिया था। इन तीनों ही सिद्धांतों का इन्होंने खंडन कर दिया। तो अब अपन ये देखते हैं कि ये सिद्धांत क्या थे जिनका कि इन्होंने खंडन किया। तो इसमें पहला है न्याय का परंपरागत सिद्धांत जो दिया है सेफेल्स और पॉलीमार्कस ने। सेफेल्स ने क्या कहा है, न्याय क्या है? सेफेल्स ने बताया है कि अपने वक्तव्यों और कार्यों में सच्चा होना ही न्याय है। और दूसरी बात इन्होंने कही है देवताओं और मनुष्यों के प्रति अपने ऋण को चुकाना ही न्याय है। ये 2 बातें कही है। प्लेटो ने इन दोनों ही बातों को खंडित कर दिया अपने तर्क के माध्यम से। पहली बात प्लेटो ने कही कि अपने वक्तव्यों और कार्यों में सच्चा होना हमेशा न्याय नहीं हो सकता। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इन्होंने कहा कि देश के सैनिक हैं और मोर्चे पे जाते हैं, युद्ध लड़ने के लिए भी जाते हैं, रहस्य की भी कई बातें होती है जो सैनिकों के बीच में होती है। अब ऐसे में अगर कोई दूसरे देश का दुश्मन व्यक्ति हमारे देश के सैनिक से पूछे कि आपकी क्या योजना है अटैक करने की, तो सेफेल्स के अनुसार तो क्या है कि उसको बता देना चाहिए सही सही बात कि हम इस टाइम अटैक करेंगे, इतनी बजे अटैक करेंगे, इतने जने मिलकर अटैक करेंगे। लेकिन प्लेटो ने कहा कि अगर कोई भी देश का सैनिक इस रहस्य को छुपाता है तो वो सच्चा न्याय है, न कि उसे बताना। तो सेफेल्स की बात को खंडित करते हुए प्लेटो ने कहा कि अपने वक्तव्यों और कार्यों में सच्चा होना ही न्याय नहीं है, कई बार हम झूठ बोलकर भी न्याय कर रहे होते हैं। दूसरी बात सेफेल्स ने कही थी देवताओं और मनुष्यों के प्रति अपने ऋण को चुकाना न्याय है, यानी हमने अगर किसी से कुछ लिया है उसको चुका देना ही न्याय है। यहाँ पर भी प्लेटो ने इस बात को खंडित करते हुए कहा है कि हर बार ऋण को चुकाना ही न्याय नहीं है।
उदाहरण बतौर उन्होंने बताया कि अगर हमने किसी स्वस्थ चित्त मित्र से हथियार लिया है और समझ लो हथियार लेने के बाद में वो पागल हो जाता है और फिर वो अपने हथियार वापस मांगता है, तो क्या हमें उसे वो हथियार देने चाहिए या नहीं देने चाहिए? सेफेल्स के अनुसार तो देने चाहिए। अगर देंगे तभी हम ऋण को चुका पाएंगे, तभी न्याय होगा। लेकिन प्लेटो ने कहा है कि अगर हम अस्वस्थ व्यक्ति को हथियार दे देंगे तो वो उन हथियारों का बहुत बड़े रूप में मिसयूज भी कर सकता है। तो हर बार ऋण को चुकाना ही न्याय नहीं है। तो सेफेल्स की दोनों बातों को इन्होंने खंडित कर दिया। फिर पॉलीमार्कस आते हैं। पॉलीमार्कस ने कहा है कि मित्रों के साथ भलाई करना तथा शत्रुओं के साथ बुराई करना ही सच्चा न्याय है। इस बात का भी प्लेटो ने खंडन किया। उन्होंने कहा, पहली बात तो ये कि मित्र और शत्रु को पहचानना कठिन है। कई बार हम सोचते हैं ये हमारा मित्र है, वो वास्तव में हमारा शत्रु होता है, और जिसको हम शत्रु मान रहे होते हैं वही हमारे साथ मित्रता निभा देता है। और दूसरी बात प्लेटो ने ये कही है कि व्यक्ति, जैसा कि पॉलीमार्कस ने कहा कि शत्रु की बुराई करना ही न्याय है, तो प्लेटो ने कहा है कि बुराई करने से बुरा व्यक्ति और ज्यादा बुरा हो जाएगा, बुराई करने से वो अच्छा नहीं होगा बल्कि और ज्यादा बुरा हो जाएगा। और वैसे भी मित्र का हित, शत्रु का अहित, ये सब व्यक्तिवादी दृष्टिकोण है, जबकि न्याय एक सामाजिक दृष्टिकोण है। परंपरागत सिद्धांत देश काल परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है, किंतु सच्चा न्याय हमेशा सर्वकालिक होता है। तो इस प्रकार से परंपरागत जो न्याय सिद्धांत है, जो सेफेलस और पॉलीमार्कस ने अपने जो उसमें तर्क दिए हैं, उन दोनों ही तर्कों का प्लेटो ने अपने विचारों के माध्यम से खंडन कर दिया है। तत्कालीन समय में प्रचलित न्याय का दूसरा सिद्धांत था न्याय का उग्रवादी सिद्धांत, जो कि थ्रेसिमेकस ने दिया है। इन्होंने कहा है न्याय शक्तिशाली का लाभ अथवा स्वार्थ है, और दूसरा इन्होंने कहा है अन्याय करना न्याय से अधिक अच्छा है। इन दोनों बातों का भी प्लेटो ने खंडन किया है। इन्होंने कहा है कि शक्तिशाली व्यक्ति अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए जो भी कानून बनाए वो कभी भी न्याय नहीं हो सकता है। थ्रेसिमेकस ने कहा है जिसकी लाठी उसकी भैंस, लेकिन प्लेटो ने कहा है कि चाहे व्यक्ति दुर्बल हो चाहे शक्तिशाली हो, न्याय सबको प्राप्त होना चाहिए। दूसरी बात जो थ्रेसिमेकस ने कही है अन्याय करना न्याय से अधिक अच्छा है, इसका भी प्लेटो ने खंडन किया है कि किसी भी स्थिति परिस्थिति में अन्याय करना न्याय से अच्छा सिद्ध नहीं हो सकता है। तो इन दोनों विचारों का भी इन्होंने खंडन कर दिया। तीसरा न्याय का सिद्धांत तत्कालीन समय में प्रचलित था न्याय का व्यवहारवादी सिद्धांत, जो कि ग्लांका नाम के व्यक्ति ने दिया है। इन्होंने कहा है न्याय शक्तिशाली का नहीं अपितु दुर्बल व्यक्तियों का हित है, यानी कि केवल दुर्बल व्यक्ति जो है उनके साथ न्याय होना चाहिए। और दूसरी बात इन्होंने कही है न्याय भय का शिशु है, यानी कि न्याय का जन्म भय से होता है। इसका भी प्लेटो ने खंडन किया है। प्लेटो ने यहाँ पर सेम ही बात कही है, जैसे थ्रेसिमेकस ने न्याय को शक्तिशाली का स्वार्थ बताया है और ग्लाका ने न्याय को दुर्बल व्यक्तियों का, लेकिन दोनों ही व्यक्तियों ने जो बात कही है वो एक पक्षीय कही है, जिसके कारण प्लेटो ने इनकी बात का भी खंडन किया है। प्लेटो ने कहा है कि न्याय शक्तिशाली और दुर्बल दोनों व्यक्तियों के साथ होना चाहिए, और न्याय भय का शिशु है, ग्लाका ने जो बात कही है उसके लिए भी प्लेटो ने बात का खंडन करते हुए कहा है कि न्याय का जन्म भय से नहीं बल्कि अंतरात्मा की आवाज से होता है, मानव के स्वभाव से होता है, भय से न्याय का जन्म नहीं होता। तो इस प्रकार से तत्कालीन समय में न्याय के जो 3 सिद्धांत प्रचलित थे, परंपरावादी सिद्धांत, उग्रवादी सिद्धांत और व्यवहारवादी सिद्धांत, तीनों ही सिद्धांतों का प्लेटो ने अपने तर्कों के माध्यम से खंडन कर दिया। और इसके बाद में इन्होंने अपनी तरफ से न्याय का सिद्धांत दिया, जिसे हम प्लेटो का न्याय या न्याय का सकारात्मक सिद्धांत कह सकते हैं, जिसे कि प्लेटो ने मान्यता प्रदान की है। अब प्लेटो का न्याय क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसमें इन्होंने क्या क्या कहा है, ये हम देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।